दोस्तों नमस्कार। आज फिर से मैं अपने मित्र रंजीत के साथ हूँ। रंजीत के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इनकी रुचि ज्योतिषी में है। ज्योतिषी में रिसर्चर हैं, खुद जॉब भी करते हैं। उसके बावजूद ज्योतिषी में हमेशा एक्सपेरिमेंट करना, उसके बारे में जानना, पढ़ना, लोगों को सलाह देना, ये इनका हॉबी है। इनकी पेशा नहीं है, हॉबी है। और पिछली बार इनसे हमने ज्योतिषी के प्रारंभिक परिचय के बारे में बात किया। इस बार हम लोग इनसे थोड़ा उससे आगे जाकर सूर्य और ग्रहों की स्थिति और उसका आम लोगों पर क्या प्रभाव होता है या उसके दोष और गुण के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है आपका रंजीत जी हमारे चैनल डॉक्टर अजय स्पीक्स में। नमस्कार। आज हमारे देखने वालों को आप क्या अलग बता रहे हैं? देखिए अजय जी, जो हम लोग का जो पहला सत्र हुआ था उसमें हम लोगों ने जाना कि ज्योतिष क्या है और एक ले मैन के लैंग्वेज में हम लोग ज्योतिष को कैसे समझ सकते हैं। आज का जो ये सत्र होना है उस सत्र में हम लोग 3 बातों को समझेंगे। जो पहला और महत्वपूर्ण बात रहेगा कि ग्रह कितने हैं, ग्रहों का कैबिनेट क्या है और उनको वो किस तरह से काम कर रहे हैं हमारे साथ। दूसरा हम समझेंगे सूर्य के विषय में, सूर्य के कारक क्या हैं और उनका हमारे आम जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हम लोग उसको कैसे कुछ बुनियादी चीज़ों के माध्यम से हम सूर्य को ठीक कर सकते हैं अपने चार्ट में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आपने अपने प्रस्थान में ही कहा कि सूर्य के बारे में जानेंगे, तो दूसरा प्रश्न आपसे बहुत मौजू ये बन जाता है कि सूर्य के बारे में ही क्यों जाना जाए? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि सूर्य के विषय में ही क्यों समझा जाए। जैसा कि मैंने कहा कि जो हम लोग का जो पहला सत्र हुआ था, मैंने कहा था कि सूर्य के कारण ही सूर्य के इर्द गिर्द यानी सूर्य के चारों तरफ ही सारे ग्रह घूम रहे हैं, रिवॉल्व रहे हैं कर। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जिसके कारण सभी ग्रह उनके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, पहले उनको समझना इम्पोर्टेंट है। और अगर हम ज्योतिष की बात करेंगे तो ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, किंग ऑफ द प्लैनेट है सूर्य। तो जब तक हम सूर्य को नहीं समझते तब तक बाकी जो ग्रह हैं उनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये सोचा भी है, और चूँकि आपके पाठकों का भी कुछ सवाल था कि सूर्य के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए, इसलिए मैंने तय किया है कि जो आज का जो सेशन होगा, जो सत्र होगा, हम लोग सूर्य को समझेंगे। अच्छा, एक और जो बड़ा जिज्ञासा मेरे अंदर घुमड़ रहा था, जैसे आप बार बार सूर्य को ग्रह ग्रह कर रहे थे, और हम लोग साइंस पढ़े हैं, ग्रह ज्योतिषी के बारे में बहुत पढ़ाई तो नहीं की है, लोगों से सुना है, लेकिन साइंस पढ़े उसमें सूर्य को स्टार कहा जाता है। तो इसका क्या केमिस्ट्री है या इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए सही कहा, सूर्य को स्टार कहा जाता है, स्टार है भी वो। लेकिन जब हम ज्योतिष में इसको देखते हैं तो सूर्य जो है ग्रह के रूप में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, देखते हैं। अगर आपने सूर्य के बारे में बातचीत शुरू की है तो ना सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कैबिनेट है, ग्रहों का कैबिनेट क्या है, पहले आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ये समझ पाएंगे कि सूर्य क्या है। तो देखिए जो सर्वप्रथम टोटल जो ग्रह हैं ज्योतिष में वो 9 हैं, जिसमें 7 ग्रह प्रकाशीय ग्रह हैं और बाकी 2 ग्रह छाया ग्रह हैं। तो अब समझते हैं पहले क्या है। तो सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, किंग ऑफ द प्लैनेट सूर्य है। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा रानी है, कहा गया, उसको रानी कहा गया है। तीसरा ग्रह है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। उनको गुरु की संज्ञा दी गई है, या फिर आप समझिए कि ज्योतिषीय भाषा में उसको सलाहकार बताया गया है। राजा के सलाहकार हैं वो, सूर्य के सलाहकार हैं, गुरु वाले सलाहकार। शुक्र क्या हैं? राजा के मंत्री हैं, वो भी सलाह देते हैं, मंत्री के पद पे हैं। उसके बाद शुरू होता है एक और इम्पोर्टेंट ग्रह है मरकरी, उनको राजकुमार कहा गया। अच्छा। वो राजकुमार है। उसके बाद आपका है मंगल जो ग्रह जिसको कहते हैं मार्स कहते हैं, मंगल जो है सेनापति है। उसके बाद शनि आता है, शनि सेवक है। बाकी बच गए 2 ग्रह, कौन? राहु और केतु। राहु केतु मैंने पहले कहा कि ये ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। तो छाया ग्रह का काम क्या है? जो छाया ग्रह है वो जिस ग्रह के साथ इनकी युति होती है चार्ट में, कुंडली में,
जिनके साथ ये बैठते हैं उनके अनुसार ये काम करने लगते हैं, इसलिए इनको छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसके विषय में भी हम लोग बाद के जो सत्र आएंगे समझेंगे कि छाया ग्रह क्या है, राहु क्या है, केतु क्या है, इसके विषय में भी हम विस्तार से समझेंगे। आपकी बातों को काफ़ी गौर से मैं सुन रहा था और उसमें आप एक चीज़ बड़ा अच्छा कहते हैं कि शनि सेवक है। तो मुझे थोड़ी हंसी आई कि भाई शनि तो सबका शनि का महादशा चल रहा है, शनि हावी है, शनि का दशा वक्र हो गई है और शनि से लोग परेशान भी रहते हैं। जो दूसरों को इतना परेशान कर रहा है और वो खुद सेवक है, तो भाई इसका क्या वजह है? हाँ, इसका वजह क्या है, क्योंकि देखिए अभी मैंने कहा ना कि इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए, इकट्ठे समझने के लिए, शनि को समझने के लिए पहले एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा। हमने कहा कि ग्रहों को हम 3 तरीके से समझते हैं, या ज्योतिष में उनको 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहला, शुभ ग्रहों की कुछ ग्रहों को संज्ञा दी गई। 4 ग्रह शुभ ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह हैं, उसमें से 4 ग्रह अशुभ हैं, ठीक है, और 3 ग्रह अशुभ हैं, और एक जो ग्रह है, एक जो ग्रह है आपका, वो क्या है, क्रूर ग्रह है। तो पहले हम ना इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में। शुभ ग्रह में कौन है? शुभ ग्रह में है जुपिटर, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध। ये चारों शुभ ग्रह हैं, जिसमें से सर्वाधिक शुभ ग्रह आपका बृहस्पति है और शुक्र भी है। बाकी के जो 2 ग्रह हैं, चंद्रमा और मरकरी यानी बुध, ये दोनों कंडीशनल शुभ हैं। इसका ये मतलब है कि जो बुध है, जैसे मैंने पहले भी कहा अभी आपको कि बुध राजकुमार हैं, इमैच्योरिटी उनके अंदर होती है। तो क्या है कि जब बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार वो अपना फल देने लगते हैं, उसके अनुसार उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होने लगता है, तो वो कंडीशनल शुभ है। उसी तरह से चंद्रमा भी कंडीशनल शुभ है। अगर किसी जातक का, किसी बच्चे का जन्म पूर्णिमा के आसपास का होता है तो बहुत शुभ होता है चंद्रमा, लेकिन वही अगर अमावस्या के आसपास का जन्म होगा तो वो अशुभ हो जाता है। वो क्यों होता है अशुभ, क्या होता है, जब हम चंद्रमा के सेशन में आएंगे या बुध के सेशन में आएंगे तो हम समझेंगे। उसके बाद अशुभ ग्रह हैं। अशुभ ग्रह में कौन कौन है? अशुभ ग्रह में मंगल हैं, शनि है, राहु है और केतु, ये 4 अशुभ ग्रह हैं। अब आपका सवाल यहाँ पे आता कि शनि, जैसे आपने कहा कि शनि तो सेवक है, मैंने कहा था सेवक है, लेकिन वो अशुभ क्यों है फिर? तो देखिए, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, और हाँ मैं एक चीज़ और मैं रह गया था, एक शुभ है, अशुभ है, एक है क्रूर ग्रह। तो सूर्य जो है अकेला क्रूर ग्रह है। तो आपको यहाँ पे भी समझना होगा कि क्रूर ग्रह में और अशुभ ग्रह में क्या फ़र्क है, वो हम समझाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि शुभ ग्रह क्या है। तो शुभ ग्रह का मतलब ये है कि जो चारों ग्रहों को जो मैंने नाम लिया है अभी, वो आपके जीवन में शुभता देंगे, अनकंडीशनल शुभता। इसका मतलब है उनका काम है आपके लाइफ को ईज करना, आसान करना, चाहे वो धन को लेकर हो, ज्ञान को लेकर हो, जो जिस ग्रह का जो कारक तत्व जिनके पास है उसके अनुसार आपके जीवन में शुभता देने का काम करेंगे वो ग्रह। अशुभ ग्रह का मतलब ये नहीं कि खराब हो गया ग्रह। अशुभ ग्रह खराब नहीं है, अशुभ ग्रह का काम करने का तरीका अलग है। जैसे आपने कहा शनि सेवक है, यानी वो कर्म फल का देवता, यानी कि आपके जितने सारे कर्म हैं वो कर्म का जो कंप्लीट फॉर्म है, अगर आपको समझना होगा तो शनि से समझना होगा। और अशुभ क्यों है? क्योंकि कर्म करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, कर्म आसान नहीं है करना। और कर्म का मतलब क्या है कि जो शनि का जो कर्म है ना, वो कर्म नहीं है कि हमने किया, कोई काम हमने किया उसके बदले हमको सब कुछ मिल रहा है, वो कर्म नहीं है शनि का। शनि का कर्म है जहाँ पे आपको उम्मीद भी नहीं है कि आपको कुछ प्राप्त होगा, उसके बाद भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म रहे हैं तो वो शनि है। इसीलिए शनि थोड़ा अशुभ हो जाता है, तब होता है जब आपको उसकी समझ नहीं होती। अन्यथा मैंने कहा कि अशुभ कुछ भी नहीं है, मंगल भी नहीं है अशुभ। मंगल मैंने क्या कहा? सेनापति है। अगर आपके अंदर करेज नहीं है, ऊर्जा नहीं है, आप रिस्क टेकिंग नहीं है आपका नेचर, तो आपके लाइफ में मंगल से संबंधित कुछ ना कुछ कष्ट आपके वो लाइफ में आने वाले हैं। उसी तरफ से राहु है। राहु क्या है? रिसर्चर है, ढूंढता रहता है, सर है उसके पास केवल ना, वो केवल ढूंढ रहा है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है। अगर आपको अनलिमिटेड होने की क्षमता नहीं है, अगर आपके पास जिद नहीं है, राहु जिद है,
अगर आपके पास जिद नहीं है, आप अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप राहु का जो सही, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती थी, आप उसे चूक जाएंगे। उसी तरह से केतु है। केतु क्या है? इनकारनेशन का प्लैनेट है, मोक्ष का है बोलते हैं उसको। इसका मतलब है कि आपने सारा काम किया, सुख सुविधा का सारा काम शरीर से संबंधित है। और राहु और केतु अध्यात्म से संबंधित है, मोक्ष से संबंधित है। यानी कि आपको शरीर के बाद मोक्ष में भी जाना पड़ेगा, तो वो जो है आपको केतु बताएगा। उसके बाद जो हम लोग का जो टर्म है आज का, जिस पे हम लोग की आज चर्चा होने वाली है, वो सूर्य है। सूर्य क्रूर ग्रह है। क्रूर का मतलब क्या है? देखिए, सूर्य पिता का कारक है सर्वप्रथम। पिता क्या होते हैं? क्रूर भी होते हैं। उनका स्वभाव क्या है? वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में परिवर्तन आए, सकारात्मक परिवर्तन आए। वो डांटते भी हैं, आपको पीट भी सकते हैं, कह भी सकते हैं कुछ। तो क्रूर ग्रह का ये मतलब है कि वो आपसे डिसिप्लिन आपके जीवन में डिसिप्लिन लाने के बाद आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए उसको क्रूर कहा गया है। वो सौम्य नहीं है। तो ये आपका जो सवाल था अशुभ ग्रह के शनि के बारे में लेके, तो इसी तरह से हमको समझना पड़ेगा कि कुछ ग्रह शुभ हैं, कुछ ग्रह अशुभ हैं, कुछ ग्रह क्रूर हैं। तो ये है। तो बड़ा अच्छा व्याख्या आपने रंजीत जी दी है। और हम लोग की एक इच्छा थी कि आज ज्योतिषी में बात हो रही तो आउटडोर ही हम लोग करें, और आउटडोर में आज हम लोग सूर्य की तपिश को भी महसूस कर रहे हैं और ग्रह भी हमारे ऊपर होंगे, तो मज़ा भी आ रहा है। और बातचीत में जो कंटेंट है और जो विषय है और जिस तरह से बारीकियों से ये बता रहे हैं, तो सचमुच में मुझे अच्छा लग रहा है। और ये सूर्य की तपिश उसके सामने बहुत असर नहीं डाल पा रही है। अब अगला प्रश्न जो बड़ा अच्छा मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है, ये कि क्या ये जो ग्रह है जिसमें सूर्य और चंद्रमा भी है, जिसे चंद्रमा को हम लोग सैटेलाइट मानते हैं, सूर्य को हम लोग स्टार मानते हैं, बहरहाल ज्योतिषी की भाषा में दोनों ग्रह ही हैं, तो क्या इन ग्रहों की कृपा कर लें या इनका थोड़ी बहुत को भाजन कर लें या गुस्सा कर लें, उसका शिकार हर व्यक्ति होता है या कोई व्यक्ति इससे परे है, या किसी पे पड़ता है किसी पे नहीं पड़ता है? देखिए, असर तो देखिए सब पे होगा। पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, वो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पे रह रहे हैं। तो असर देखिए, सभी ग्रह एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं, उनका एक गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। पृथ्वी पे चंद्रमा का काम कर रहा है, मंगल का भी काम कर रहा है। तो इफेक्ट तो सभी पे होना है, ठीक है। और इसमें ये नहीं हम कह सकते कि ज्योतिष है तो वैदिक ज्योतिष है तो केवल हिंदुओं के लिए होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम के लिए भी होगा, ईसाइयों के लिए भी होगा, सिख के लिए भी होगा, जैन के लिए भी मतलब लागू सब पे होगा। अब ये अलग है कि भाई कोई मानता है कोई नहीं मानता है, मानने नहीं स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, या जाने या ना जाने, लेकिन अप्लीकेबल सब पर है। अप्लीकेबल वो सब पे होगा। लेकिन हाँ, अब समझना यहाँ पे ज्योतिष यहाँ से शुरू होता है कि सब पे तो काम कर रहा है। अब समझना ये है कि कैसे काम कर रहा है। अच्छे रूप से काम कर रहा है आपके ऊपर सकारात्मक उसका इफेक्ट आ रहा है या नकारात्मक आ रहा है। तो इसमें हम लोग समझते हैं चार्ट की सहायता से कि सूर्य का लोकेशन कैसा है, कैसा पोजीशन है। सबसे पहले तो हमारे सुनने वाले को चार्ट बता दें कि चार्ट होता क्या। अच्छा, मैं इस पे कुंडली होता है, चार्ट होता है, या हाथ देख के कुछ लोग इस तरह के कई है प्रिडिक्शन के तरीके या बताने के तरीके हैं, तो वो ये चार्ट उसमें क्या स्थान रखती है? ये चार्ट का मतलब मैंने कहा कि हॉरोस्कोप है, ये कुंडली है। जिस तरह से मैंने जो पहला सत्र हुआ था, मैंने कहा था कि कुंडली होती है। बहुत सारे शास्त्र हैं, पामिस्ट्री भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, बहुत सारे विधाएं हैं। उसमें जो एस्ट्रोलॉजी है वो कुंडली बेस्ड है, यानी कि आपके जन्म तारीख के अनुसार, दिनांक के अनुसार, समय के अनुसार और प्लेस के अनुसार एक हॉरोस्कोप का निर्माण होता है। इसको हम लोग कुंडली बोलते हैं। उस कुंडली में 12 घर होते हैं, ठीक है। 1 से शुरू होता है, 12 घर होते हैं। वो 12 घरों को रीड करते हैं, वो उसकी पढ़ने की एक कला है। ग्रहों को देखते हैं, घर को देखते हैं, राशियों को देखते हैं, और उसकी सहायता से हम लोग पढ़ते हैं इनके लाइफ को, ऊर्जा को, कि कहाँ पे इनकी ऊर्जा कहाँ पे जा रही है, किस तरह से काम कर रही है ऊर्जा। इस तरह से हम पूरे चार्ट को पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने का स्टाइल है, ये चार्ट है। हाँ, ये आपका चार्ट तो उस पे फिर सूर्य की निर्भरता कैसी है, वह बताता है किसी व्यक्ति पे सूर्य की कैसी कृपा है, कि कृपा कैसी है। अब देखिए, अब आपका जो सवाल था कि सूर्य को समझना,
तो देखिए हम लोग पहले सूर्य को समझना ही होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर राजा को नहीं समझेंगे तो उनके मंत्री क्या हैं, उनके संतरी क्या हैं, रानी क्या है, राजकुमार क्या है, सेवक क्या है, समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि पहले सूर्य को समझना पड़ेगा। तो एक शब्द में देखिएगा मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कारक का, कि ये इस चीज़ का कारक है। जैसे आपने कहा अभी, तो मैंने कहा कि शनि सेवा का कारक है। कारक क्या होता है? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेटर। तो कारक ये है कि जो किसी चीज़ों पे के लिए जिम्मेदार है, यानी कि वो उसको नियंत्रित कर रहा है, उस पार्टिकुलर एक्टिविटी को, उस पार्टिकुलर संभावना को, उसको हम लोग कारक बोल रहे हैं। अब हम बात शुरू करेंगे सूर्य से। जैसे मैंने पहले कहा कि सूर्य राजा का कारक है। आज के समय में फिर कौन होगा राजा? कौन है राजा आज के समय में? जो सत्ता के शीर्ष पे है, जो सत्ता के ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, कोई सीईओ है, कोई घर का मुखिया है, पिता है उसमें। बिल्कुल, मतलब राजा यानी कि निर्णय लेने की जिसमें क्षमता है। हाँ, तो आज के समय में अगर हम सूर्य को देखेंगे तो सूर्य को पहले हम लोग घर से देखते हैं। तो घर में सूर्य कौन है? पिता है। ऑफिस में चले जाइए, आपके बॉस हैं, वो भी सूर्य के में आ जाएंगे। देश को देखें, प्रधानमंत्री हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सूर्य सरकार है, और प्लस साथ में सरकार भी है, अथॉरिटी की तरफ आप इसको समझ सकते हैं। अथॉरिटी है सरकार, सूर्य। एक तो ये है। दूसरा सूर्य क्या है? सूर्य आपका प्रतिष्ठा है, अच्छा, सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तेज क्यों है ये? क्योंकि मैंने पिछले दफ़े मैंने कहा था सूर्य आपकी आत्मा है। तो जो चीज़ें आत्मीयता से जुड़ जाती, जो जहाँ पे आपका आत्मा इन्वॉल्व होता है, यानी कि कॉन्फिडेंस, वो इनर है, तो वो कॉन्फिडेंस का भी कारक सूर्य है, प्रतिष्ठा का भी कारक सूर्य है, पद का कारक सूर्य है। ऊंचे पद का कारक कौन है? सूर्य है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, डे टू डे अगर हम लाइफ को देखें, तो वो आपका डेली एक्टिविटी है सूर्य, कि आप ना कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे आप सो रहे हैं, आप कितने डिसिप्लिन है, अनुशासित हैं। तो अगर आपको अनुशासन को देखना है तो आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ी सी और डीप में समझे तो सूर्य इज अ क्रिएटर। तो सूर्य क्रिएशन का कारक है। जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वो सब में कहीं ना कहीं सूर्य की भूमिका है। अच्छा, ठीक है। तो सूर्य क्या है? क्रिएटर भी है। अगर हम इसको शरीर से जोड़कर देखें तो शरीर को देखें तो सूर्य क्या है? आपका हृदय है। अच्छा, हृदय को दिखाने वाला या उसकी क्षमता को समझाने वाला सूर्य है। सूर्य कहीं ना कहीं पेट है, सूर्य कहीं ना कहीं आपका आँख है, नेत्र, यानी आप कैसे देखते हैं लोगों को, आप क्या देखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सूर्य की पोजीशन पे, और सूर्य का कंडीशन आपके चार्ट में अच्छा है या बुरा है। अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि सूर्य का कंडीशन चार्ट में अच्छा है या बुरा है, तो इसी से एक जो साधारण सी जो प्रश्न उठती है वो यह उठती है कि कोई आदमी कैसे जाने। हर आदमी के बूते की बस तो नहीं है कि वो अपना चार्ट रीड कर ले, और हर आदमी की पहुंच भी नहीं है किसी ज्योतिषाचार्य या किसी आप जैसे लोगों पर जिनको ये सब विषय की समझ है। तो वो कैसे जज करे कि उसका सूर्य ठीक है, या उसके ऊपर सूर्य की कृपा है, यानी कि राजा की कृपा है या नहीं है, या नहीं है वो कैसे समझे, या कृपा है वो कैसे समझे? देखिए, और इसके बाद अगला प्रश्न होगा कि फिर अगर नहीं है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो पहले तो आप इसका जवाब दें। पहले देखिए, आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि उनके जन्म का समय क्या है, तिथि क्या है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। या अगर होगा भी तो शायद वो अभी तक किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुँचे भी नहीं होंगे। ठीक है। तो खैर ये सब तो सेकेंडरी मैटर है। अब हम इसको समझते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, चार्ट भी नहीं है, हॉरोस्कोप भी नहीं है, और किसी ज्योतिष से आपने संपर्क भी नहीं किया है, तो आप कैसे समझेंगे कि आपका सूर्य अच्छा है या ख़राब है बिना जाने? देखिए, पहले मैंने कहा कि हम पहला शुरुआत करेंगे यहीं से। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आप सूर्योदय से पहले उठ पाते हैं या नहीं उठ पाते? अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके चार्ट में सूर्य खराब होना शुरू हो चुका है, प्राइमरी इफेक्ट। अच्छा। सेकेंडरी,
अगर आप देखिए कि क्या आपका जो कंप्लीट इम्यूनिटी पावर है, जैसे मैंने कहा कि सूर्य ना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है कंप्लीट, आप कितने स्वस्थ रहते हैं। आम तौर पे जैसे कि खांसी आ गई, सर्दी आ गई, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या आप स्वस्थ रहते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप बहुत स्वस्थ हैं कंप्लीटली समान रूप से, इसका मतलब है कि सूर्य आपके चार्ट में ठीक ठाक कंडीशन में बैठा है। अगर आप छोटी छोटी रोगों से परेशान हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका सूर्य खराब है। मैंने क्या कहा कि जो साइंस भी कहता है कि सूर्य के अंदर विटामिन डी है। ठीक है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि अगर आपको हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही हो, हड्डियों में दर्द होता हो, कमज़ोर हो रही हैं हड्डियाँ, पेन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके चार्ट में सूर्य खराब हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर आपका हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है बार बार, किसी को, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि एज कम है, ब्लॉकेज आ गया हुआ हार्ट्स में, या हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ भी आपको समझना पड़ेगा कि आपके चार्ट में सूर्य अच्छे रूप से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद स्टमक है, पेट है, अगर पेट में भी लगातार समस्याएं आ रही हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, सूर्य में, आपके सूर्य में कुछ खराबी आ रही है। एक तो ये साइड हुआ। दूसरा, अगर आप ना स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, बहुत सारे लोग होंगे हमारे साथ जुड़े हुए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको सरकार के साथ एब्जॉर्ब होना, या कि सरकार से आपको सहयोग मिले, सरकारी जॉब मिल जाए या किसी तरह का सहयोग मिले आपके कैरियर में, सरकार यानी सत्ता, गवर्नमेंट, तो आपका चार्ट में सूर्य का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लगातार तैयारी लगातार तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से 4 साल से सरकारी नौकरी का, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है आपको सूर्य पे वर्क करने की ज़रूरत है। कई लोग होते हैं कि जो बहुत तैयारी उनकी बहुत थोड़ी होती है, कम होती है, लेकिन वो आसानी से सरकारी जॉब या सरकार के साथ उनको काम करने का मौका मिल जाता है। कुछ लोगों को नहीं मिल पाता जल्दी। इसका मतलब आपको वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सूर्य को देखने की ज़रूरत है। अगर आप ना जॉब में हैं, इन केस बहुत सारे लोगों जॉब में हैं, लेकिन वो पद प्रतिष्ठा पा नहीं पा रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा, वो चाह रहे हैं कि लोग हमको जाने, वो ऑथोरिटी उनको गेन नहीं हो रही है, बहुत स्ट्रगल आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तब आपको तब भी जानना पड़ेगा कि आपको सूर्य पे वर्क करने की ज़रूरत है। उस कंडीशन मैंने कहा था वो पद का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है। हेल्थ से लेकर वेल्थ यानी प्रगति सब में सूर्य है भाई। राजा और सम्राट का होने का मतलब ये है कि उसका आधिपत्य तो सब जगह है, आधिपत्य तो सब जगह। तो अगर किसी की सूर्य ठीक नहीं है, आपने बता दिया कि ठीक है, तो उसकी क्या परिचय, यानी कि जो गलत है वो अगर ठीक चल रहा है, आपको पद प्रतिष्ठा मिल रहा है, सरकारी नौकरी, इसका मतलब सूर्य का आशीर्वाद है। आपके पास हेल्थ है, आपको हार्ट रिलेटेड, पेट रिलेटेड, हड्डी रिलेटेड, दर्द रिलेटेड, आँख रिलेटेड कोई बीमारी नहीं, यानी सूर्य ठीक है आपका, तो ठीक है, तो उनके लिए बल्ले बल्ले है। फिर क्या बात है, जब सम्राट का कृपा है तो फिर क्या सोचना। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके ऊपर सूर्य की कृपा नहीं है, जिनको इन सब चीज़ों की समस्या है, तो उनके लिए क्या रास्ता है, निराकरण क्या है इसका? देखिए, हमने कहा ना कि ज्योतिष में निराकरण को हम लोग 3 तरीके से समझते हैं। एक तो जो निराकरण है वो हमेशा कर्म से संबंधित है। ठीक है, पहला तो आपको कर्म पे का से संबंधित निराकरण होता है, दूसरा निराकरण पूजा अर्चना होती है, और तीसरा जेमस्टोन भी आता है, जिसके सहायता से हम लोग उसको भी ठीक करने का, कॉस्मिक एनर्जी का खेल होता है, वहाँ पे हम लोग शरीर में तत्वों को ठीक करते हैं। तो एक रोल तो उसका वहाँ पे भी है। अब देखिए, उपाय की बात आती है, जैसे आपने कहा कि अगर ख़राब हो गया तो हम क्या करें। करना कुछ नहीं है, हमने कहा कि आप बस कारक को लिख लीजिए। आप लोग जितने पाठक सुन रहे हैं, जितने दर्शक सुन रहे हैं, उन लोग जो जितने कारक मैंने समझाया सबको आप किसी कागज़ पे लिख लें। मैंने क्या बताया सूर्य को कि सूर्य आपकी जो है क्रियाशीलता है, एक्टिव आप कितने हैं, सुबह में आप उठते हैं कि नहीं उठते हैं, यहीं से शुरू होगी सूर्य को ठीक करने की प्रक्रिया। आपको सूर्योदय यानी कि सूर्य के निकलने से पहले आपको जागना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आपका सूर्य खराब है, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, जो भी सूर्य का मैंने समस्याएं बताई, पेट खराब चल रहा है, हड्डियों में दिक्कत है, आप सुबह के 8 बजे तक
आप धूप में जाके विटामिन डी को आपको लेना पड़ेगा। सूर्य की रोशनी आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा शरीर में। सेकेंड उपाय ये है, ज़रूरी है। अगर आप इसको करेंगे तो इसका फल जो है, इसका जो रिजल्ट है वो आपको समझ में आएगा। दूसरा ये है। तीसरा क्या है, मैंने कहा कि सूर्य पिता है। अगर आपका पिता के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, या फिर आप पिता की बातों को शायद समझ नहीं रहे हैं, या फिर वो आपसे खुश नहीं है, कोशिश कीजिए कि वो आपके पिता आपसे खुश रहें। या आपको अपने पिता के प्रति कुछ जिम्मेदारियों को पूर्ण करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और बॉस आपसे हमेशा नाराज़ रह रहे हैं, आप उसके कारण को ढूंढिए। ठीक है, देखिए कि वो किस कारण से आपसे नाराज़ रह रहे हैं। अगर वो आपसे खुश रहना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपका सन ठीक होने लगेगा। और एक चीज़ जो मैं शायद कहना भूल गया, आप लोगों को समझाना भूल गया कि सूर्य सैक्रिफाइस है, त्याग है। तो अगर आप ना जीवन में कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है, भूल जाइए कि आपका सूर्य कभी ठीक होगा। हो सकता है आपकी कृपा हो जाए, परमानेंट अगर आपका ठीक हो जाए असंभव है। एक बड़ा अच्छा बोला गया इंग्लिश में, द ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो त्याग से ही मिल सकता है। बड़ी शक्तियाँ या बड़ी क्षमता त्याग से ही मिलता है। तो 3 रास्ता आपने बताया था, जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। पहला व्यवहारिक, जो आप बता रहे हैं कि अपना टाइम टेबल ठीक कर लिया जाए, रूटीन ठीक कर लिया जाए, खान पान ठीक कर लिया जाए, यानी डिसिप्लिन होना लाइफ में, त्याग करके, यानी कि जो इच्छाएं हैं उसका थोड़ा त्याग किया जाए। दूसरा रास्ता आपने बताया था कि स्टोन्स वगैरह का भी एक रास्ता आपने बताया था। और तीसरा मुझे याद आ रहा है कि भक्ति का रास्ता, यानी कि या आप में अगर क्षमता नहीं है तो किसी देवता, किसी ईश्वर, किसी शक्ति में ऐसी क्षमता है, आप उसके सानिध्य में जाते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। यानी कि आप में मन में ताकत नहीं है, जिसमें है उससे आप प्रभावित होकर, जैसे आपके पास पैसे नहीं है, किसी के पास बहुत पैसे आपको दे दिया तो आपकी निर्धनता, जो आपकी गरीबी है, दूर हो जाती है। तो ये थोड़ा सा धर्म वाला रास्ता थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, एक तो मैंने जो धर्म का रास्ता आपने पूछा, आपको उसको समझने के लिए, जैसे मैंने क्या कहा कि आपका सूर्य जो है हृदय का कारक है। हृदय मैंने क्यों कहा, हृदय का रोग जितना ज़्यादा हो रहा है वो सूर्य कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में जाता है, तब होता है। हृदय का रास्ता, अगर हृदय का रास्ता ही जो है आपका धर्म का रास्ता है, वहीं से धर्म के सारे मार्ग जो है आपके हृदय से ही निकल रहे हैं। भक्ति मार्ग हो, उसमें जब आप जाएंगे तो पहले आपको सहृदय होना पड़ेगा, इमोशंस लाने पड़ेंगे आपको। अगर आप पूजा कर रहे हैं भगवान की और आपके अंदर कुछ भाव नहीं आ रहे होंगे तो मामला खराब हो जाएगा, पूर्ण नहीं होगा। तो देखिए, भक्ति पूजा करने से ज़्यादा मेरा बल क्या है कि आपके अंदर ना इमोशंस आने चाहिए, अच्छे इमोशंस। आपको 5 मिनट कहीं पे बैठना चाहिए। जो पूरी कम्युनिटी है, जो पूरा समाज है, जो पूरा वर्ल्ड है, विश्व है, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, उनका भला हो जाए, ऐसे भाव आने चाहिए। अगर ऐसे भाव अगर आपके आने शुरू हो जाते हैं तो आपका सूर्य ना, मैंने क्या, आत्मा कारक है सूर्य, आत्मा का कारक है। जी जी। जिसका इलाज आत्मा से है, आप उसको बाहर अगर ढूंढेंगे बहुत ज़्यादा इलाज आपको नहीं मिलेगा। आपकी पेट खराब है, आपका स्टमक का प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, आप उसको मेडिकल साइंस में जाइए। आपको कुछ पल के लिए हो सकता है ठीक हो जाए, पेट ठीक हो जाए, आपका हार्ट में कुछ ऑपरेशन हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसको परमानेंट ठीक करना होगा तो आपको हृदय के रास्ते खोलने पड़ेंगे। और जो तीसरा रास्ता आपने बताया है वो कि पत्थरों का रास्ता या अंगूठी, जिसमें, और वो बहुत पॉपुलर है ये रास्ता, मैंने बहुत लोगों को देखा है। और आप देखेंगे कि मैं कर्म और भक्ति पे तो बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन वो एंटीबायोटिक पे थोड़ा कम करता हूँ कि एक दवा खाएं और सब ठीक हो गया, क्योंकि वो आपको निष्क्रिय बनाता है और आप फिर अपने लिए अपना परिवर्तन खुद नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर रास्ता है तो उसकी जानकारी, ज्ञान के लिए तो आदमी जान ही सकता है। तो वो ये अंगूठी का क्या रास्ता है? देखिए, अंगूठी का, अच्छा, अंगूठी के अलावा बहुत लोग ताबीज़ वगैरह कुछ इस तरह भी देखते हैं, मतलब अब ताबीज़, अब अंगूठी, अब जब सूर्य की बात करेंगे ना, सूर्य को एक जो पार्टिकुलर स्टोन जो डेडिकेटेड किया गया है उसको बोलते हैं मानिक, मानिक पत्थर है। अब मानिक करता क्या होगा अगर हम इसको एज ए साइंटिफिक तौर पे देखें? मैंने इसके लिए आपको ना 2-3 चीज़ें और समझनी पड़ेगी स्टोन को समझने के लिए। पहला तो समझना पड़ेगा इसका तत्व क्या है सूर्य का। सूर्य का तत्व अग्नि तत्व है।
धर्म का तत्व है ये। धर्म का तत्व और सूर्य का तत्व एक जैसा है। धर्म अग्नि है। अग्नि तत्व जब हम कहें तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तत्व का मतलब वो है। अग्नि तत्व का अर्थ, अग्नि तत्व सिर्फ आग को देखना नहीं है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व को समझना पड़ेगा 4 चीज़ों से। पहला, अग्नि तत्व का मतलब है कि आपका डिज़ायर लॉन्ग टर्म है, बड़ा सोच रहे हैं आप, छोटा नहीं सोच रहे हैं, वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का मतलब है जब आप किसी चीज़ों को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, शुद्धतम करना चाहते हैं। आप देखते हैं आग में आप किसी चीज़ को डाल दीजिए वो शुद्ध हो जाता है। सोना को डालिए शुद्ध हो गया सोना, लोहे को डाल दीजिए खराब लोहा शुद्ध होके जो है वो बाहर निकलता है। तो अग्नि क्या करता है कि हर एक चीज़ों को शुद्ध करता है। इसलिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में यज्ञ करने की है परंपरा, किया जा रहा है, लगातार हो रहा है। तो अग्नि तत्व आपकी शुद्ध करने का एक शैली है आपके लाइफ को। तो अग्नि तत्व धर्म का भी तत्व है, और धर्म का तत्व का मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए सोच पाएं। धर्म का मतलब ये है जिसको धारण किया जा सके, वो धर्म है। और आपका जो दायरा है आपके अपने से हटकर बाहर की तरफ हो जाए, वो आपका धर्म तत्व है। धर्म का तत्व यानी अग्नि का तत्व है। अग्नि करेज है। अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है और आप उसकी हेल्प के लिए करेज नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप धार्मिक नहीं है। पूजा करना धार्मिक होना नहीं है। पूजा करना, आराधना करना, ये धार्मिक होना नहीं है। धार्मिक होना कब है? जब आप दूसरों के लिए तैयार हो रहे हैं, आप लाइफ में परिवर्तन के लिए कुछ रिस्क लेने की क्षमता आ रही है आपके अंदर, तो आप धार्मिक हो रहे हैं। ठीक है, क्रांति आ रही है भीतर में आपकी, तो आप धार्मिक हो रहे हैं। तो ये सारे जो तत्व हैं उसको, तत्व को अग्नि तत्व से जोड़कर देखा गया है। और उसी तत्व को बैलेंस करने के लिए हम लोग मानिक तत्व को, मानिक को पहनते हैं। वो रिंग फिंगर में उसको धारण किया जाता है। ठीक है, रिंग फिंगर को सूर्य का फिंगर कहा जाता है। तो वो करता क्या है कि वो आपके जो शरीर में, मैंने क्या कहा, 5 तत्व है, तो वो करेगा क्या कि आपके शरीर में अग्नि तत्व अगर इम्बैलेंस हो रहा है, तत्व सही से नहीं काम कर रहा, तो उसका कोशिश ये होगा कि वो कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा, जो कि देखिए रत्न काम क्या करेगा, लाइट आएगी उस पर, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होगा। ठीक है, वो लाइट आपके शरीर के अंदर जो है इन होगी, पार्टिकुलर वेवलेंथ के साथ, पार्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, पार्टिकुलर डेंसिटी के साथ। फिर जाके उसका कोशिश ये होगा कि आपके शरीर में उस पार्टिकुलर अग्नि तत्व को नियंत्रित करे या ठीक करे। तो इसका एक साइंटिफिक कारण है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आप कोई भी आदमी ऐसे ही रत्न को नहीं पहन सकता, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपके शरीर में अग्नि तत्व को ठीक करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एंटीबायोटिक लेने की सलाह किसी को नहीं दी जाती जब तक कि कोई प्रैक्टिशनर डॉक्टर ना बता दे। हाँ, डॉक्टर ना बताए। तो इसलिए इस रास्ते पर मेरा तो यही है कि आप किसी से सलाह मशवरा लेकर ही, जो जानकार हैं उनसे आप आगे बढ़िएगा। बाकी 2 रास्ते पे कोई भी बढ़ सकता है। 2 रास्ते पे, जो धर्म का है और एक अपना व्यवहार का रास्ता। अब देखिए, धर्म के रास्ते पे अगर हम सूर्य पे जब करेंगे बात, तो क्या करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं लोग, जब आप जाते हैं ज्योतिषियों के पास, आप सूर्य को जल दीजिए अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अब सूर्य को जल देने का मतलब क्या है, आपको जल क्यों दे रहे हैं सूर्य? एक्चुअली आप ना सूर्य को जल देकर आप सूर्य की सारे गुणों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके समक्ष खड़े हो रहे हैं, आप उनके सामने खड़े हो रहे हैं। क्यों? ताकि आप ना सूर्य की तरह आपका सारा एक्टिविटी हो जाए। आप अगर लगातार सूर्य को जल देते जाएंगे, जल वो देते जाएंगे, तो आपके अंदर में अग्नि तत्व ठीक होगा। मैंने कहा था कि सूर्य को जल देने का टाइम है सूर्योदय से 1 घंटे तक, उसके बाद 2 घंटे तक मैक्सिमम, उसके बाद दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने क्या कहा कि सुबह 8 बजे तक आपको सूर्य की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको लेनी चाहिए, तब आपका सूर्य ठीक होगा। अगर उसी समय में आप देखिए, सूर्य को जल देने का अर्थ क्या होगा? पहला तो क्या कि आपको सुबह में उठना पड़ जाएगा, बिल्कुल चेन बनेगा। सुबह में आप उठेंगे, उठने के बाद आप फ्रेश होंगे, स्नान होगा आपका, उसके बाद आप जाएंगे, छत पे जाएंगे, फिर उसको जल देंगे। तो ये एक प्रोसेस हो रहा है आपके जीवन में, एक डिसिप्लिन लाई जा रही है सूर्य को जल देने के बहाने। बहाना भी आप कह सकते हैं, उसका एक मतलब भी है, डीप मतलब है। वो फिर मैं कभी और का सेशन होगा तो मैं समझाऊंगा कि क्या मतलब है उसका। बट आपको ये काम करना चाहिए।
ज़रूरी है आपके लिए। जब आप उसको करेंगे तो आपके अंदर सूर्य के जितने कारक हैं वो ठीक होते जाएंगे। और बड़ा अच्छा कहा भी गया है कि मोक्ष प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। गीता में भी इस तरह का है कि आप 3 योग होते हैं, कर्म योग है ना, ज्ञान योग, धर्म योग। तो वो रास्ता आपको चुनाव करना है, और रास्ता में ज्ञान भी मिलता जाए, कर्म भी होता जाए, थोड़ा धर्म भी होता है, तो है ना, बस भक्ति योग। तो भक्ति ये सारा का समावेश हो तो लाइफ थोड़ा सा ना रोमांचित होता जाता है। तो दोनों रास्ता चूज करें, और कोई अगर जानकार मिलते हैं तो आप अंगूठी वगैरह भी धारण कर सकते हैं, ये निर्भर करता है। लेकिन मेरी पर्सनल ये चॉइस वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं खुद कभी इन सब में स्वीकार करता हूँ, ज्ञान के रूप में मैं हर चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब करना होता है तो फिर थोड़ा जिसमें मेहनत करना पड़े, उछल कूद करना पड़े, डिसिप्लिन होना पड़े, तो वो रास्ता मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आगे जो मैं प्रश्न है कि बहुत लोग को रोज़गार की बहुत समस्या है। बिल्कुल। आप देखते हैं कि बहुत लोग बेरोज़गार हैं, और उनके ऊपर जाहिर सी बात है सूर्य की कृपा नहीं बन पा रही है। तो खास करके युवाओं के लिए जो रोज़गार का रास्ता है वो कैसे खुले? सरकारी रोज़गार हो या अच्छा रोज़गार हो, अच्छी नौकरी हो, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए सूरज से? देखिए, अभी का जो पूरा सत्र चल रहा है, जो हमारा सेशन चल रहा है, लगातार मैं सूर्य पे ही चर्चा कर रहा हूँ। और मैंने कहा भी कि सूर्य सरकार का कारक है। तो जब आपके हॉरोस्कोप में सूर्य ठीक नहीं होगा, कंडीशन में नहीं होगा, वो शनि के साथ बैठा होगा, राहु के साथ युति करेगा, अकारक ग्रह या अशुभ ग्रहों के साथ रहेगा, तो उसकी ऊर्जा थोड़ी सी वीक हो जाती है, छीन हो जाती है। तब आपको क्या करना होगा? आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है सरकारी नौकरी में। देखिए, सरकारी नौकरी, हमने सूर्य को क्या कहा, आप देखेंगे सूर्य को तो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको समझ में आएगी। सूर्य का निकलने का समय फिक्स है और डूबने का समय फिक्स है। उसके पास एक रूटीन है। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे निकलेगा तो कल सुबह ही निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। समय से निकलता है, समय से डूबता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की बात करें या किसी टाइप की नौकरी की बात करें, सरकारी चूँकि सूर्य के साथ आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके पास ना पूरे 24 घंटे में अर्ली मॉर्निंग का समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10 बजे उठते हैं सोकर, तो आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो मुसीबत आने लगेगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो रात तक पढ़ने से बचना चाहिए, सुबह में आपको उठना चाहिए। सिर्फ आपके, मैंने क्यों कहा, 2 चीज़ें मैंने कहा कि शरीर, सूर्य आपका कंप्लीट हेल्थ है, और सूर्य आपका सरकारी नौकरी भी है, गवर्नमेंट भी है, सक्सेस भी है। तो आपको ना सिर्फ रूटीन पे अगर आपने फॉलो करना शुरू किया, और मैं एक चीज़ और आपके के माध्यम से लोगों को समझाना चाहूँगा, आप एक कागज़ रखिए, ठीक है, कागज़ रखिए, कागज़ रखिए, और उसमें ना सुबह का एक समय फिक्स कीजिए, कोई भी समय 5 से लेकर 8 के बीच, कि इस समय आप करेंगे क्या। उस पार्टिकुलर समय में उसी काम को कीजिए, सेम वर्क को कीजिए। जैसे जैसे अगर आप इस सेम वर्क को करते जाएंगे तो आपका सन जो है स्ट्रांग होता जाएगा, पहला। और दूसरा, अगर हम धर्म के को रूप में जोड़कर देखें तो एक चीज़ और मैं सलाह दूंगा सभी लोगों को, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। अच्छा। जो भी लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सरकार के साथ बेनिफिट चाहते हैं, कंप्लीट हेल्थ को चाहते हैं, तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। हाँ, इस पे बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हो सकती है कि भाई मंत्र क्यों करें, इसमें क्या होगा। आपत्ति की बात है तो एक जिज्ञासा मेरी है कि मान ले कोई हिंदू धर्म का है तो ठीक है, कोई दूसरे धर्म से अगर बिलोंग करता है, ठीक है, दूसरे धर्म का तो मैंने ऑप्शन तो दिया। अच्छा, रूटीन ठीक करना, रूटीन ठीक कीजिए, और इम्पोर्टेंट बात, आप बड़ों का आदर करना शुरू कीजिए। सूर्य क्या है, ऑथोरिटी है। आप ना सरकार के खिलाफ फर्जी मत बोला कीजिए। देखिए, अब सरकार, कई लोगों का सवाल हो सकता है कि भाई जब सरकार गलत काम करे तो क्या उसके खिलाफ ना बोले। मत बोलिए, क्या करना है। आपके बोलने से अगर सुधार संभव है तब तो ठीक है, खूब बोलिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बोलने से गवर्नमेंट में कोई सुधार संभव नहीं है तो आप बोलिए, लेकिन आप ना सरकार को लेकर या फिर अथॉरिटीज़ को लेकर शिकायती आपका नेचर नहीं होना चाहिए। कभी कि कुछ लोगों का क्या होता है, इन डिफ़ॉल्ट बाई उनका नेचर होता है अथॉरिटी का शिकायत करना। अथॉरिटी की शिकायत में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ त्रुटि है तो वो सुधारा जा सकता है, उसके लिए मेहनत किया जा सकता है, मेहनत करना पड़ेगा। शिकायत का कोई मतलब बदलाव में बहुत रोल नहीं है। रोल नहीं है।
अगर मुझे शिकायत है कि बीच रोड पे पत्थर है और मैं शिकायत करता चलूँ तो उसे बदलेगा नहीं। बदलेगा वो ये नहीं। होना चाहिए कि पत्थर को उठाकर मैं साइड में रख दूं, बाकी शब्द का कोई बहुत मतलब नहीं बनता है। मतलब नहीं। और हमने एक और जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आप सबको कहूँगा, कहा जाता है ना कि क्रिएशन पेट से शुरू होता है। अच्छे विचार पेट से आते हैं। सही बात है, दिमाग से नहीं आते अच्छे विचार। क्रिएट अगर आपको करना होगा तो क्रिएशन स्टार्ट फ्रॉम योर स्टमक। इसका मतलब क्या, मैंने कहा कि सूर्य स्टमक का कारक है, पेट का कारक। आप खाना क्या खाते हैं, अच्छा खाना अगर आप खाते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, ताज़ा खाना अगर आप खाते हैं तो आपका स्टमक ठीक रहेगा। और स्टमक में ही क्रिएशन होता है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस दिन आपका स्टमक खराब होगा आप सोच नहीं पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है। परेशानी सा रहेगा, होता है, आपको होता है। उलझन सा रहेगा माइंड में, और आप कुछ ना जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे सिर्फ पेट खराब होने से। तो क्या है कि आप ना क्रिएशन अगर चाहते हैं तो स्टमक को ध्यान दीजिए। याद रखिए, यही स्टमक आपके लाइफ को बहुत दूर लेके जाएगा। आयुर्वेद में भी कहा गया कि स्टमक जो है संपूर्ण बीमारी का केंद्र पॉइंट है, जड़ है। स्टमक आपका खराब है तो सारा चीज़ें खराब हो जाएगी आपकी लाइफ की। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो स्टमक को ठीक कीजिए। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन अगर इनको धारण कर लिया जाए तो फिर जीवन बदल सकता है। और ज्ञान तो वही है जो जीवन बदल दे, व्यवहार बदल दे, दुनिया बदल दे या नज़रिया बदल दे। तो क्या करना है अब बताइए। अब तो टाइम बहुत हो चुका है और मैं आपको फिर से अगली बार बुलाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर इतना ज्ञान हो जाएगा कि फिर कुछ क्लियर कट उसमें ठीक है समझ में नहीं आएगा। अच्छा है, तो हम लोग अभी का जो सेशन हुआ है, अगर किन्हीं के मन में कोई सवाल होता है सूर्य को लेकर, अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कुछ बातें सवाल लिख सकते हैं। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में किसी भी तरह का सवाल हो, कोई शंका हो, कुछ बताना भी चाहें कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये गलत है, वो भी आप लिखिए वहाँ पे, है ना। बिल्कुल। और अपने सुझाव लिखिए। और हाँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ताकि एक मोटिवेशन का लेवल हम लोग के लिए भी बना रहे कि आपके लिए कुछ नया लेके आते रहे। अगला सेशन हम लोग कोशिश ये करेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि आज बात की है राजा की, तो कल अगले सेशन में रानी की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। मून, चंद्रमा। मून यानी मन। मून मतलब मन। मुझे बहुत नॉलेज नहीं है। मन और मन का प्रवृत्ति क्या है? चंचलता। तो मन को कैसे नियंत्रित करें या मन की चंचलता कैसे अवसर में बदल सकती है, इस पे बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। बहुत बड़ा चैप्टर वो भी है। हाँ। और मैं बता दूं कि सूर्य पे अगर बातचीत शुरू की जाए तो अभी तो कितने देर हो गए, 40 मिनट हुए होंगे। हाँ। तकरीबन 3-4 घंटे और भी लग जाएंगे। तो सूर्य काफी बड़ा भी है भाई। राजा की स्तुति जब होती है तो फिर वो तो समय कोई मायने नहीं रखता है, वो तो भाव मायने रखता है। और हम लोगों को लगता है कि जितने भाव थे हमने देने की कोशिश की है। और बाकी कुछ छूट रहा हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगली बार जब हम रंजीत से बात करेंगे तो उसमें मन पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।